बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स और शुमारियात यानी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने के लिए मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। जैसा कि अज़ीज़ तलबा व तालबात फ़र्स्ट ईयर की क्लास है हमारी, और आप सब बच्चे जानते हैं कि हमारे हर लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से होता है। वो हमने 3 मख़सूस अशिया या 3 मख़सूस पॉइंट्स रखे हुए हैं। नंबर 1 ज़िंदगी और मौत, नंबर 2 इल्म, और नंबर 3 रिस्क। ये 3 पॉइंट हैं। इन 3 पॉइंट के आगाज़, हम अपने लेक्चर का आगाज़ इन तीनों में से किसी एक दुआ से आगाज़ करते हैं। मकसद सिर्फ़ ये होता है कि अज़ीज़ तलबा व तालबात इस स्टेज पे ये तमाम दुआएं याद कर लें और अपनी ज़िंदगी में ये दुआएं मांगते रहें। अल्लाह ताला रहमान है, अल्लाह ताला रहीम है। रहमान ऐसे रहम करने वाले को कहते हैं कि जिसके आगे कोई रुकावट नहीं आती। जैसे तूफ़ान, अगर तूफ़ान चल रहा हो तो तनावर दरख्त हों, मकानात हों या कोई भी रुकावट उनके सामने आए, वो उसको उखेड़ के साइड पे कर देती है और वो अपना रास्ता बना लेती है। जैसे तुग़यान, पानी में जब जोश, क़ुव्वत और वलवला आ जाता है तो वो एक तुग़यान आ जाता है, वो अपने बंद तोड़ते हुए बाहर निकल आता है। रहमान की खुसूसियत भी ऐसी ही है कि अल्लाह ताला क्योंकि रहमान है और रहमान में जोश, क़ुव्वत और वलवला ऐसा भरा होता है कि जब हम अपने रहमान से, अपने रब से कोई चीज़ मांग रहे हों और वो रहमान की सिफ़त में आ जाए तो वो हमें अता कर देता है। तो अपनी सारी ज़िंदगी इन 3 दुआओं का मामूल बना लें। जैसे कि हम आज के लेक्चर का आगाज़ ज़िंदगी और मौत की दुआ से करते हैं। ज़िंदगी हमें हमारे रब ने दी, तो हमें ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए, और हमें मौत हमारा रब देगा, हम पर मौत कैसे आए, ये इस मामले में हम अपने रब से दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा, इसका मतलब है ए मेरे रब, ए मेरे पालनहार, ए मेरे अल्लाह। अल्लाहुम्मा दूसरा लफ्ज़ है उर्ज़ुक़नी, मुझे अता कर। या जब हम मिल के पढ़ रहे होते हैं तो इसी लफ्ज़ का मतलब बन जाता है हम सबको अता कर। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयाते, अल हयाते सादतन। हयात उर्दू का लफ्ज़ है। अलिफ लाम अगर उसके शुरू में लगा दिया जाए तो वो एक मख़सूस खुसूसियत वाली, जो किसी के पास ना हो ऐसी खुसूसियत वाली, जैसे रहमान उर्दू का लफ्ज़ है, लेकिन जब उसके साथ अलिफ लाम लगा देते हैं अर्रहमान तो वो एक मख़सूस हो जाता है। इसी तरह हयात उर्दू का लफ्ज़ है, उसमें जब हम अल हयात कहते हैं तो ये एक ऐसी मख़सूस ज़िंदगी, एक ऐसी मख़सूस ज़िंदगी हो जाती है जिसके बारे में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अल हयात सादतन, सादत का मतलब होता है खुशियों वाली, नेकियों वाली। हर वक्त हम अल्लाह के हजूर जो पेश रहें और अल्लाह की मान के चलें, और जो जन्नत में ज़िंदगी गुजारेंगे वो ज़िंदगी सआदत वाली होती है। तो हम अपने रब से इस दुनिया की ज़िंदगी भी मांगते हैं तो मांगे अल हयात सआदतन, हमें ऐसी ज़िंदगी दे जो जन्नत में हम गुजारेंगे। और
आगे अल्फाज हैं वल मौत शहादतन, और मौत दे तो शहादत वाली। ए हमारे रब, अगर हमें मरने के बाद हमारी मैयत पर कोई आके कहे कि हमें बहुत अफसोस हुआ, ये मर गया है, तो आप उसे मना करें कि इसको मुर्दा मत कहो, ये शहीद है और शहीद ज़िंदा होता है और इसकी ज़िंदगी का तुम्हें इल्म नहीं। तो हम अपने रब से इस लेक्चर का आगाज़ इस दुआ से करते हैं। एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि बच्चों को याद हो जाए। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन। इस लेक्चर के साथ, इस दुआ के साथ आज का लेक्चर हम आगाज़ करते हैं। फर्स्ट ईयर बुक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 26। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स हमारे पास किताब है और फर्स्ट ईयर की कारवान पब्लिशर की है। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 26 का डी पार्ट हमने तकरीबन ए और बी पार्ट इसका कर लिया था। सी पार्ट आपको काम के लिए घर से दिया था कि आपने करना है। जैसे बी पार्ट किया था, जैसे ए पार्ट किया था, वैसे ही इसका सी पार्ट है। उम्मीद करता हूँ कि अज़ीज़ तुलबा व तालिबात ये क्वेश्चन कर चुके होंगे। अब हम इसका डी पार्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैं एक बात आपको बता दूँ कि ये जो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है, ये पिछले कुछ अदवार में कुछ हर साल इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स होती हैं। यानी कि जो नेक्स्ट ईयर जैसे 2020 है, इसमें जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो इसमें ऐड कर दिए जाते हैं और वो ऐड करते हुए इनके टॉपिक्स में ऐड करते हैं और कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे कहूँ वो क्वेश्चन नंबर आप अपनी बुक में तलाश कर रहे हो, वो कहीं थोड़ा सा आगे पीछे कहीं ना कहीं होता है। और अदरवाइज़ मैं क्या करता हूँ कोशिश कि मैं हर क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखता हूँ। अगर मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे यहाँ पे लिख दिया है तो अब आपको बुक पे क्वेश्चन नंबर की या क्वेश्चन की ज़रूरत अगर नहीं मिल रहा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने बुक में से ही तलाश करना है। हम उसे यहाँ से देख लें, इसको नोट कर लें और उसके आगे सॉल्व कर लें। ये वो तमाम सवाल हैं जो पास्ट पेपर्स में आते रहते हैं और इंतहाई अहम सवाल हैं। मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। अगर आपकी किताब में से वो मिस हो गया है या आपकी किताब में से उसे निकाल दिया है। आज हम इस सवाल को करते हैं। ये बहुत आसान सा सवाल है। 26 का डी पार्ट है जनाब, और आपसे दो बातें पूछ रहा है। नंबर 1, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। एक तो वो पूछ रहा है ज्योमेट्रिक मीन और दूसरी बात पूछ रहा है हार्मोनिक मीन। और उसके साथ साथ उसने आपको जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो वैल्यूज़ आपके पास कितनी हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज़ हैं। और ये 5 वैल्यूज़ किसकी हैं? उसने कहा द लॉगरिथम। उसने कहा कि हमारे पास वैल्यूज़ ऑफ एक्स हैं, एक्स की वैल्यूज़ हैं, उनका लॉग लिया हुआ है। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे लिखना पड़ेगा लॉग ऑफ एक्स। एक्स की तमाम वैल्यूज़ का लॉग लेके उसने क्या किया है, आपको वैल्यूज़ दी हैं। ये लॉग ऑफ एक्स की पहली वैल्यू 1 है, फिर उसके बाद 1.2 है, 1.3 है और फिर 2 है और फिर 4। ये 5 वैल्यूज़ उसने आपको दी। इन 5 वैल्यूज़ के साथ आपसे पूछा गया ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें। ज्योमेट्रिक मीन का आपको फार्मूला आना चाहिए जनाब। ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू फार्मूला, क्योंकि लॉगरिथमिक वैल्यूज़ हैं तो उसके लिए आपको एंटी लॉग का फार्मूला लगाना पड़ेगा। एंटी लॉग ऑफ समेशन, यहाँ लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स और डिवाइडिंग बाय एन। अब यहाँ पर क्या होगा, समेशन लॉग ऑफ एक्स। ये आपके पास लॉग ऑफ एक्स है। लॉग ऑफ एक्स की हर वैल्यू, लॉग ऑफ एक्स की हर वैल्यू का सम कर लें, तमाम वैल्यूज़ का, यानी 1, 1.2 प्लस 1.3 प्लस 2 प्लस 4, लिहाजा आपके पास ये आ जाएगा 9.5। आपने क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है जनाब। ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे 9.5 डिवाइडिंग बाय 5, लिहाजा ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे 9.5 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1.9। और इसी तरीके से आपने एंटी लॉग ले लेना है 1.9 का विद द हेल्प ऑफ
कैलकुलेटर। एंटीलॉग कैसे लेते हैं, बहुत से बच्चों को मालूम हो चुका होगा कि एंटीलॉग लेने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, शिफ्ट और लॉक। जब शिफ्ट और लॉक करेंगे तो वो आपके पास ऐसे 10 लिखा होगा और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनेगा। इस बॉक्स में आप 1.9 लिखेंगे, यहाँ पे 1.9 और इज इक्वल टू का बटन क्लिक करने से आपके पास आंसर आ जाएगा और वो होगा 79.4328। ये जनाब ज्योमेट्रिक मीन आ गया आपके पास। इसके साथ उसने दूसरी बात पूछी हुई है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन के लिए पहली बात तो ये है कि आपके पास एक्स हो और फिर उसके बाद नंबर 2 पे आपने उन तमाम वैल्यूज़ ऑफ एक्स का रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन है, हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन क्या थी, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, या हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन डिफाइन एज रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यूज इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। एक्स की तमाम वैल्यूज का रेसिप्रोकल लें, उसका मीन लें और वो जो मीन आएगा उसका फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हार्मोनिक मीन। यहाँ पे क्योंकि ये 1 जो है ये लॉग ऑफ एक्स है तो इसका एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स। हम यहाँ पर एंटी लॉग के लिए एक काम करते हैं कि मैं आपकी सहूलत के लिए लिख देता हूँ एंटी लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू, जब आप 1 का एंटी लॉग लेंगे तो वो आपके पास 10 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 1.2 तो वो आपके पास आ जाएगा 15.8489। क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी लॉगरिथम का क्वेश्चन हो, जब भी लॉग आ जाए तो पॉइंट के बाद लाजमी 4 डिजिट, इससे कम नहीं। 1.3 का लॉग लेंगे तो वो आपके पास 19.9526। इसी तरह 2 का लॉग लेने से हमारे पास 100 और 4 का लॉग लेने से हमारे पास 10,000। अब इनका रेसिप्रोकल यानी कि 10 है तो आप 1/10 ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1। 15 पॉइंट है तो यहाँ पे 1/15.8489 ले लें तो आपके पास क्या जवाब आया, इज इक्वल टू 0.06306। सेम एज इट इज़ यहाँ पर 1/19.9526 लेने से आपके पास जवाब आ जाएगा 0.050119। 1/100 1/10,000 तो 1/100 करने से 0.01 और यहाँ पे 0.1230 और फिर 1। इसका सम कर लें क्योंकि हार्मोनिक मीन में हमें चाहिए समीशन 1/x। तो 1/x का सम आपके पास आ जाएगा क्या, 0.223315। अब अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको हार्मोनिक मीन का फार्मूला 1/समेशन 1/x और ओवर n, या फिर इसे यूँ लिख सकते हैं n/समेशन 1/x। n हमारे पास कितना है जनाब, 5 और समेशन 1/x हमारे पास ये वैल्यू है 0.22। 5/0.223315। अब आपने क्या करना है कि इसे 5 ओवर करेंगे तो ये आ जाएगा 22.3899। ये आपका हार्मोनिक मीन। ये था क्वेश्चन नंबर 26 और 26 का डी पार्ट, इट्स लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें उसने पूछा था ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन 79.43 और ये हमारा हार्मोनिक मीन 22.38। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 27 में 2 पार्ट दिए हुए हैं।
27 में उसने एक नंबर पे, तो पहले नंबर पे उसने अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन, इन तीनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। लेकिन साथ ही उसने ये कहा कि आपने अपनी मर्ज़ी से जो इस क्वेश्चन में सूटेबल एवरेज है, आपने वो एवरेज यहाँ यूज़ करनी है। अब आप देखते हैं कि मैं क्वेश्चन लिखूंगा और मैं ये देखूंगा कि आप लोग इसमें मुझे क्या बताते हैं कि कौन सी सूटेबल एवरेज है। 27 का ए पार्ट, THREE, 3 cities A, B and C are equidistant from each other। फिर कहता है A जो है वो ट्रेवल्ड फ्रॉम, एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो ट्रेवल करता है फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B at the speed of 30 miles per hour and फिर क्या करता है, and from B to C at the speed of 50 miles per hour। सवाल यहाँ से शुरू होता है, ये तो आपको सारी बातें बताई। डिटरमाइन his average speed for the entire ट्रिप। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि हमारे पास 3 सिटीज़ हैं A, B एंड C, इक्वी डिस्टेंस पर हैं। आ मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेवल्ड A टू B स्पीड 30 माइल्स, A और B A से B तक वो 30 माइल्स पर आवर के घंटे से स्पीड से वो मोटरसाइकिल वाला जाता है। B से C तक वो 50 माइल्स पर आवर के जा रहा है। डिटरमाइन एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे लफ्ज़ अगर वो कह देता कि हमने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है, हमने हार्मोनिक फाइंड, क्योंकि एवरेज में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड पांचों आ जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे कौन सी एवरेज मालूम करनी है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब ट्रेवल्ड की बात हो रही हो, स्पीड की बात हो रही हो, तो हमें हार्मोनिक मीन मालूम करना होता है। लिहाजा यहाँ पे जो सूटेबल एवरेज है वो है हार्मोनिक मीन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना बहुत आसान है x, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आप अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं तो वो क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारे पास x एक स्टेज है 30 माइल्स की और दूसरी स्टेज है 50 माइल्स की जनाब। तो फिर क्या करेंगे, हार्मोनिक मीन मालूम करना है। हार्मोनिक मीन फार्मूला क्या है, n ओवर समीशन 1 ओवर x। यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे 1 ओवर x, 1 ओवर 30, 1 ओवर 50। 1 ओवर 30 आपके पास क्या आ गया, 0.0333 और 1 ओवर 50 करेंगे तो 0.05333। जब आप इन दोनों कॉलम्स का टोटल करते हैं, दोनों वैल्यूज़ का, तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर जब हमने डिवाइड किया 1 ओवर 50 तो 0.02। अब इनको सम अप करेंगे तो
533 ये आ जाएगा। आप इसमें क्या करेंगे, n आपको पता है 2 है ओवर 0.05333 और जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो 37.5 ये आपकी स्पीड एवरेज आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्पीड की बात हो रही थी और स्पीड जो है वो हम क्या करते हैं, हार्मोनिक मीन मालूम करते हैं। यहाँ पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि हार्मोनिक मीन मालूम करें। हार्मोनिक मीन कैसे पता चला, उसने कहा एवरेज मालूम करें। अगर यहाँ पे वैल्यूज़ जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये स्पीड में मौजूद हैं तो हम मालूम करेंगे हार्मोनिक मीन, और अगर यहाँ परसेंटेज में मौजूद होती तो ज्योमेट्रिक मीन मालूम करते। क्लियर जनाब। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं और इसके बी पार्ट सेम क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट करूँगा, लिखूँगा, आपने गौर से देखना है और फिर उसके बाद उसका भी हो सकता है हमें हार्मोनिक मीन मालूम करना पड़े, और ये मैं आपसे पूछूँगा कि हमें इसका हार्मोनिक मीन क्यों मालूम करना पड़ रहा है। हम बात करते हैं 27 के बी पार्ट की। फाइंड आउट द एवरेज। देखिए जी, यहां पे भी उसने कहा एवरेज रेट ऑफ मोशन। मोशन का मतलब फिर मूवमेंट्स हो रही है। इन केस ऑफ अ पर्सन who ride the first mile at the rate of 10 miles per hour. The next mile at the rate of 8 miles per hour, and the third mile at the rate of 6 माइल पर आवर। इस क्वेश्चन में भी आपने गौर किया कि मालूम एवरेज रेट ऑफ मोशन। एवरेज रेट ऑफ मोशन, अब हम एवरेज को देखें तो एवरेज जो है वो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, इनमें से कोई भी एक हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये स्पीड है, ये माइल्स है, डिस्टेंस के लिहाजा यहाँ पे भी हम हार्मोनिक मीन मालूम करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ गलती से कोई और एवरेज मालूम कर लें तो इसी चीज़ का टेस्ट होता है। यहाँ पे पहला माइल्स हमारे पास है जी 10, आई थिंक 10 है, दूसरा 8 है और तीसरा 6। यहाँ 1/x यानी 1/10, 1/8, 1/6 आपने करना है, क्योंकि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर समीशन 1/x। n आपके पास 3 है और 1/x इस कॉलम का टोटल कहलाएगा। अब आप इस कॉलम का टोटल कर लेंगे। इस कॉलम का टोटल आपके पास क्या आएगा, पहले तो कॉलम बनाएंगे ना माय डियर यंग स्कॉलर्स। 0.1, 0.125 और फिर 0.16667। इनका जब आप सम अप करेंगे तो वो आपके पास 0.391667 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 0.391667। जब 3 ओवर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.6595। ये आपका हार्मोनिक मीन आंसर आ गया। यहाँ तक हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 27 के डी पार्ट तक था, तो ये हमारे तकरीबन 3 टॉपिक इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका नाम अर्थमेटिक मीन, जिसका नाम ज्योमेट्रिक मीन, जिसका नाम
हार्मोनिक मीन। ये 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हैं जनाब। अब हम इससे आगे 28 क्वेश्चन क्योंकि उसने लफ्ज़ लिख दिया मीडियन। इससे पहले हमने किसी लेक्चर में मीडियन नहीं पढ़ा। मीडियन किसे कहते हैं और मीडियन हमारे लिए नया टॉपिक है। लेकिन मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आप 10th क्लास में एक चैप्टर है मेजरमेंट हैंडलिंग, उसमें आप ये चीज़ें इंफॉर्मेशन हैंडलिंग तो वो आप पढ़ के आए हुए हैं। हम यहाँ पे बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं इन टॉपिक्स को। हमारा नया टॉपिक है जनाब मीडियन। मीडियन किसे कहते हैं? मीडियन नंबर 1, मीडियन इज द मोस्ट middle value for array data, एक तो मीडियन की बहुत ही आसान सी डेफिनेशन जो हर बच्चे को याद हो जाए वो ये है, मीडियन इज़ द मोस्ट मिडल वैल्यू ऑफ अरे डाटा। अरे का मतलब होता है अरेंज किए हुए डाटा में जो दरमियान वाली वैल्यू है, मिडल वैल्यू। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं वो क्या है, व्हेन द डाटा आर अरेड इसके बाद लिखेंगे arrayed, median is the middle value if there is odd number of वैल्यूज़। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है जनाब। और इसके मुताबिक ये है कि हमने वही अल्फाज आगे पीछे किए हैं और कुछ चीज़ों का इजाफ़ा किया है। व्हेन द डाटा आर अरेड, पहली डेफिनेशन में हमने यही बात पहले लिख दी थी कि बाद में लिखी थी कि डाटा अरेंज हो और उसकी मिडल वैल्यू। यहाँ पे अरे जो अरेंज करने की बात है उसको पहले लिख लिया है। व्हेन द डाटा आर अरेड, मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू। मीडियन उस वक्त मिडल वैल्यू होगी इफ़ देयर इज़ ऑड नंबर। ऑड मतलब 7, अगर 7 नंबर हैं मतलब 9। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 ये भी ऑड हैं। तो डाटा को पहले अरेंज करें, अरेंज करने के बाद मिडल वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ को अरेंज करने के बाद अरेंज करके लिखें अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जिस तरह मर्जी। और फिर आप देखें कि इसके मिडल में, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तो मिडल में वैल्यू 1 बची, तो ये मिडल वैल्यू जो होगी ये मीडियन कहलाती है। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 वैल्यूज़ हैं और उन्हें अरेंज कर लें अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, तो 1 2 3 4 इस तरफ 1 2 3 4 और ये मिडल वैल्यू जो है ये हमारे पास मीडियन होगी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। इज़ इट क्लियर? इसके बाद हम इसकी एक और डेफिनेशन को देखते हैं, पढ़ते हैं। अगर शायद ये ऑड ना हो तो फिर क्या करेंगे? when the data are arrayed, वही अल्फाज शुरू में कर लिए। इसके बाद हमने क्या लिखा? मीडियन इज द
मीन ऑफ टू middle values, two middle values if there is even numbers of values। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो मिडल टू वैल्यूज़ हैं उनका मीन निकाल लेंगे। यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ हैं। हम इन 4 वैल्यूज़ को क्या करें, अरेंज्ड करें। पहले हम इनको अरेंज कर लें, मतलब असेंडिंग ऑर्डर करें या डिसेंडिंग ऑर्डर। ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में लगेगा। जब आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया तो मिडिल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, हम मीडियन कहते हैं। हम मिडिल वैल्यू को मीडियन कहते हैं। यहाँ पे तो मिडिल वैल्यू है ही नहीं। अब मिडिल वैल्यू ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब हमने क्या करना है, सेकंड और थर्ड जो दरमियान में दो वैल्यूज़ होंगी उनका मीन मालूम करेंगे। अब इनका मीन कैसे मालूम करेंगे, इन दोनों को जमा कर लेंगे, इस वैल्यू को प्लस इस वैल्यू को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मीडियन आएगा। इज़ इट क्लियर जनाब? मीडियन। दूसरी अहम बात मीडियन के लिए वो ये है कि मीडियन इज़ डिनोटेड बाय, जैसे हम मीडियन इज़ डिनोटेड बाय एक्स, और इस पर हम एक ये साइन लगाएंगे। जैसे हम एक्स बार, एक्स के ऊपर एक लाइन लगाते थे तो उसे हम एक्स मीन कहते थे, यानी मीन ऑफ एक्स। इसी तरह जब हम एक्स पर एक ये साइन, अब इस साइन के बारे में वैसे तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड बच्चों को ये कहा करता था कि जैसे आप अलिफ के ऊपर एक मद डालते हैं और नीचे से अलिफ को ख़त्म करें और एक्स, इट्स कॉल्ड मीडियन। इसको पढ़ते कैसे हैं, एक्स को, इसको पढ़ने का तरीका ये है, रीड एक्स टिल्ड TILDY, इसको ये पढ़ने का तरीका है जैसे एक्स को बार पढ़ते हैं। जनाब आज का लेक्चर जिसमें हमने पहले 3 टॉपिक्स कंप्लीट किए, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इन 3 टॉपिक्स के तमाम न्यूमेरिकल्स तरतीब के साथ हमने कंप्लीट किए। इसके साथ इस चैप्टर में मज़ीद 2 टॉपिक हैं जिसमें अर्थमेटिक मीडियन एंड मोड, ये 2 टॉपिक हैं। मीडियन में मज़ीद टॉपिक्स आएंगे जिसको क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और डिसाइल्स कहते हैं। वो मीडियन और ये क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल्स ये दोनों इकट्ठे होंगे और लास्ट टॉपिक हमारा मोड है। अब हम इन टॉपिक्स की तरफ चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हमने क्या किया जनाब, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट किया और नए टॉपिक को शुरू किया, मीडियन। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया मीडियन। मीडियन को डिफ़ाइन, उसकी डेफिनेशंस पढ़ ली और मीडियन को किस तरह डिनोट करते हैं एक्स टिल्ड के साथ, और मीडियन से रिलेटेड फार्मूले और न्यूमेरिकल्स आगे वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। आज का लेक्चर इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सदा सलामत और खुश रखे, आपके वालिदैन का साया ता क़यामत आप पर कायम रखे, और जब भी हमें मौत आए तो ख़ात्मा ईमान पर दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।